नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आज के इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे एमए द्वितीय सेमेस्टर इतिहास और इसके तीसरे प्रश्न पत्र विश्व इतिहास 18वीं एवं 19वीं शताब्दी का। इसकी तीसरी यूनिट जो कि पूरी तरह से चीन और उसके उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद पर निर्भर है कि किस प्रकार से चीन को यूरोपीय महाशक्तियों ने, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और अलग अलग पुर्तगाल और स्वीडिश जैसी शक्तियां आती हैं, उन्होंने चीन में किस प्रकार से शोषण और अपनी उपनिवेशवादी नीतियों का प्रयोग किया वो बताया जाता है। यहाँ पर हम प्रथम और द्वितीय अफीम युद्ध के बारे में पहले ही लेक्चर वाले वीडियोस कर चुके हैं और आपको जानकारी दे चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम जानने का प्रयास करेंगे ताइपिंग विद्रोह और इसके महत्व के बारे में। ताइपिंग जिसका अर्थ होता है शांति, लेकिन क्या यह विद्रोह वास्तविक रूप में शांति की स्थापना के लिए था या फिर कुछ और ही? दोस्तों, थोड़ा सा आपको और हमें थोड़ा खुरापाती दिमाग लगाना होगा और ये समझना होगा कि किस तरह से पढ़ाई के नज़रिए को बदला जा सकता है। इस टाइपिंग विद्रोह को हम कई तरीके से पढ़ सकते हैं, नोट्स के ज़रिए, शॉर्टकट्स के ज़रिए, या फिर कुछ इस तरीके से जो आपको हमेशा याद रहे। हम फिल्में अक्सर देखते हैं, तो क्यों ना फिल्मों के साथ ही जोड़कर हम इसे देख लें। अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन बनाइए और अपने दिमाग में एक कैरेक्टर बनाइए और साथ ही फिल्म बनाने की कोशिश कीजिए। एक व्यक्ति होता है जिसका नाम सच चुआन है। सच चुआन जो कि अपने आप को एक साधु टाइप व्यक्ति बताता है और वो कहता है कि अरे भैया, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, लो जी, अब हम एक नया धर्म की शुरुआत करते हैं और अब हम शांति की राह पर चलेंगे और हम टाइपिंग स्थापित करेंगे। टाइपिंग एक चीनी शब्द है जिसका अर्थ होता है शांति। ये कहता है हम शांति की स्थापना करेंगे और साथ ही दोस्तों ये कहता है कि मैं ईश्वरीय सम्राट हूँ, यानी कि मैं पैदा ही सम्राट हुआ हूँ। तुम लोग मुझे क्या सम्राट बनाओगे बे? मैं तुमको अभी भगाता हूँ और मैं सम्राट बनता हूँ। ये कुछ इस तरह की बातें करते हैं जिस तरह से हमारे महात्मा बुद्ध जी करते थे। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने लोगों को ज्ञान बांटा और नए बौद्ध धर्म की शुरुआत कर दी। शुरुआत में देखने पर लगता है कि हमारा हीरो भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन कहानी अगर ये होती तो चीन का इतिहास आज कुछ और हुआ होता। टाइपिंग जिसका नाम था शांति स्थापित करना, लेकिन यह अपने बिल्कुल विपरीत था। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह विद्रोह या फिर यह क्रांति, इसका मार्च जहाँ से भी गुजरा वहाँ पर भारी तबाही, वहाँ पर भारी नरसंहार हुए। ये अपने नाम के विपरीत भारी क्रूर मात्रा में अत्याचार बरसाते रहे। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि विश्व के सबसे भयानक विद्रोह में से एक है टाइपिंग विद्रोह और इसमें 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई थी। इसीलिए इस विद्रोह को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीन के इतिहास को ही नहीं बल्कि विश्व इतिहास को भी प्रभावित करता है। इसको जो व्यापारिक कंपनियां थी, चाहे उस समय अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या फिर फ्रांस, जो उस समय पर चीन में अपने उपनिवेश या फिर अपने अफीम के व्यापार को चला रहे थे, वे इस विद्रोह को बढ़ावा दे रहे थे। इसका कारण ये था कि सच चुआन ने जिस धर्म की स्थापना की उसके सिद्धांत ईसाई धर्म से मिलते जुलते थे, जिसके कारण ईसाई पादरियों ने इनका समर्थन किया और ईसाई पादरियों को चीन कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि उनके ऊपर हाथ उठाते ही विदेशी ताकतें चीन के हाथ पैर तोड़ डालती। तो इस तरह से शॉर्ट में हमने यह समझने का प्रयास किया कि जो हमारा हीरो था वो हीरो नहीं बल्कि खलनायक था, और जो नायक था वो नायक बनने लायक बचा ही नहीं था, क्योंकि चीन का दिव्य साम्राज्य अब दिव्य रहा ही नहीं था। भ्रष्टाचार और पतन ने उसे पूरी तरह से झकझोर दिया था। अब हमने अपने तरीके से समझने की कोशिश की। अब हम फैक्ट और कुछ तथ्यों को जानते हैं और इस नोट्स के ज़रिए पढ़ते हैं, ताकि हम अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो बड़ी आसानी से लिख लें। अभी तक के 4 मिनट हमारे बर्बाद नहीं हुए हैं, बल्कि हमने आधारशिला रखी है इस नोट्स को और आसानी से समझने की। टाइपिंग विद्रोह 1815 से 1864 ईस्वी के मध्य हुआ और इसी टाइपिंग विद्रोह के दौरान ही अफीम का पहला युद्ध और अफीम का द्वितीय युद्ध हुआ था। आइए इस नोट्स को पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं एक बेहतर विद्यार्थी बनने की इतिहास के। मैं सामान्य रूप से इस नोट्स को पढ़कर सुनाऊंगा, आपको ध्यान से सुनना है और फैक्ट को अच्छे से लिखना है।
दोस्तों, विद्रोह के कारण तथा मुख्य घटनाएं हम समझते हैं। इस काल में चीन के शासक वर्गों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनमें सबसे अधिक संकटपूर्ण ताइपिंग विद्रोह था। यह विद्रोह 1851 से 1864 ईस्वी तक चला और उसने साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। इसका आरंभ एक अत्यंत छोटे से धार्मिक आंदोलन के रूप में हुआ था। मैं माफ़ी चाहता हूँ, इस बुक ने जहाँ से मैंने सोर्स लिया था, इसने ना मेरी कन्फ्यूज़न बढ़ाई बल्कि आपके लिए भी अभी कन्फ्यूज़न खड़ी करने वाली थी। यहाँ पर देखिए, ताइपिंग विद्रोह 1815 से 1864 और यहाँ पर 1851 से 1864। अभी मैंने विकिपीडिया पर सर्च किया तो 1851 से 1864 इसकी सही डेट है, क्योंकि द्वितीय अफीम युद्ध इस काल में हुआ था। प्रथम अफीम युद्ध इससे पहले हो चुका था। इसीलिए माफ़ी चाहता हूँ अगर मेरे ज़रिए आप तक गलत जानकारी पहुँची है। तो आगे देखते हैं। इसका प्रवर्तक क्वावतुंग प्रांत का एक निवासी हुंग ही सचुआन था। कहा जाता है कि एक बार अचेतन अवस्था में उसे कुछ विलक्षण अनुभूतियाँ हुई, जिन्होंने उसे एक नवीन धर्म का प्रवर्तन करने की प्रेरणा दी। उसने जिस धर्म की परिकल्पना की, उसमें मूर्ति पूजा का खंडन तथा ईसाई धर्म की अनेक शिक्षाएं सम्मिलित थी। कैंटन के एक ईसाई पादरी इसकार ट्रावर्स से हुंग का संपर्क हुआ। उस पादरी की प्रेरणा से हुंग ने अपने धर्म में ईसाई धर्म के तत्वों को प्रमुखता दी। इससे यह मान लेना अनुचित न होगा कि आंदोलन के मूल में यूरोप की ईसाई मिशनरियों का हाथ था। यूरोपीय जातियों ने प्रारंभ से ही गैर यूरोपीय जातियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ईसाई धर्म प्रचारकों को खुलकर प्रयोग किया था। उनकी दृष्टि में किसी देश पर अपने प्रभुत्व को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका उस देश की सभ्यता और संस्कृति पर आक्रमण करना था, और इस काम के लिए धर्म प्रचारकों का डटकर प्रयोग करते थे। दोस्तों, यही भारत के साथ भी हुआ, जहाँ पर भारत में प्राच्य संस्कृति या फिर प्राच्य शिक्षा पद्धति को नष्ट करके मैकाले शिक्षा पद्धति के साथ ही पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का आगमन हुआ, और भारतीय प्राच्य शिक्षा के नष्टीकरण के साथ ही भारतीय संस्कृति कमजोर पड़ गई। आगे देखें तो धर्म प्रचार वास्तव में एक प्रकार का षड्यंत्र हुआ करता था, जिसके द्वारा किसी देश के लोगों की राजभक्ति और देशभक्ति की भावना को दुर्बल बनाया जाता था और उनमें देशद्रोह की भावनाएं विकसित की जाती थी। चीन में भी ऐसा ही किया गया। विदेशियों ने चीन की सरकार पर जो भी संधियां थोपी, उनमें धर्म प्रचारकों की सुविधाओं के लिए प्रावधान अवश्य हुआ करते थे। पहले तो ये धर्म प्रचारक चीन में जनता के धार्मिक विश्वासों की कटु आलोचना करके उन्हें उत्तेजित करते थे, और फिर यदि चीन प्रतिरक्षार्थ बदले में कोई कार्यवाही कर बैठता तो धर्म प्रचारकों के देश की सरकार उनकी सहायता के लिए आ जाती थी। हुंग ने पहले तो अपने प्रांत क्वावतुंग में अपने नए धर्म का प्रचार किया और अनेक लोगों को अपना अनुयायी बना लिया। उसके बाद वह कोवांसी प्रांत में जा पहुंचा और उसके धर्म परिवर्तन का काम करता रहा। उसके अनुयायियों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। प्रारंभ में ना तो हुंग ने अपने राजनीतिक उद्देश्य घोषित किए और न ही चीन की सरकार ने अपने इस आंदोलन का महत्व समझा और दबाने की कोशिश की। कुछ समय बाद जब आंदोलन की गंभीरता स्पष्ट हुई, तब सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद उसके अनुयायियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ गई। अंत में हुंग ने घोषणा कर दी कि वह ईश्वरीय सम्राट है और एक नए शासन ताइपिंग की स्थापना करेगा। ताइपिंग का अर्थ है पूर्ण शांति, जो केवल एक मजाक सिद्ध हुआ, क्योंकि यह विद्रोह, यह क्रांति इसके विपरीत थी। उसके उपरांत हुंग उत्तर की ओर बढ़ता गया और उसके अनुयायियों की संख्या निरंतर बढ़ती गई। आंदोलन ने हिंसात्मक रूप धारण कर लिया। ताइपिंग जत्थे जिधर से निकले उधर वे अपने नाम के विपरीत अशांति, तबाही और रक्तपात का तांडव करते गए। अंत में ईश्वरीय सम्राट नानकिंग पहुंचकर रुक गया। उसका एक जत्था उत्तर की ओर बढ़ता गया और तीससिंग पर पहुंच गया, किंतु वहां से उसे खदेड़ दिया गया और उसने भागकर यांगत्से की घाटी में शरण ली। इस समय ताइपिंग विद्रोह उभार की चरम सीमा पर था। चूंकि ताइपिंग आंदोलन के मूल में ईसाई धर्म की मान्यताएं थी, इसलिए प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारकों की प्रारंभ से ही उसमें सहानुभूति थी।
विदेशी धर्म प्रचारकों, व्यापारियों आदि का विचार था कि यदि आंदोलन ने उग्र रूप पकड़ा तो केंद्रीय सरकार दुर्बल होगी, उससे उन्हें अधिक रियायतें लेने का अवसर मिलेगा। ब्रिटिश सरकार भी उनके इन विचारों से सहमत थी। अंत में ब्रिटेन और फ्रांस ने विद्रोह से भरपूर लाभ उठाया। 1856 ईस्वी में दोनों देशों ने मिलकर चीन के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, जो द्वितीय अफीम युद्ध 1856 से 1860 के नाम से प्रसिद्ध है। 1860 में तीत-सिंह की संधि हो गई। चीन की सरकार ने बाध्य होकर अपने 6 नए बंदरगाह, प्रमुख रूप से तीत-सिंह बंदरगाह सहित विदेशी व्यापार के लिए खोल दिए। अफीम का व्यापार वैध घोषित कर दिया गया। बीजिंग में विदेशी दूतों का स्वागत करने के लिए राजी हो गया और उनके निवास स्थान बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ। ईसाई धर्म प्रचारकों को सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन दिया और चीन के भीतरी भागों में पर्यटन करने वाले विदेशियों की रक्षा की गारंटी भी दी गई। रूस यहाँ पर कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने चीन से आमूल का तटीय क्षेत्र छीन लिया, जिस पर आगे चलकर उसने व्लादिवोस्तोक नामक बंदरगाह स्थापित किया। इस प्रकार जब चीन की केंद्रीय सरकार घोर संकट में थी, उस समय विदेशियों ने उसकी पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया। विदेशियों के इन सब कुकृत्यों के बावजूद अंत में विद्रोह असफल हुआ। इसके कई कारण थे। पहला कारण था, आंदोलन के पास कोई योग्य नेता नहीं था और जो कोई योग्य नेता थे वे शुरुआत में ही मारे जा चुके थे। विदेशियों का जो उद्देश्य था इस विद्रोह को सहयोग करने का, वह पूरा हो चुका था। वे केवल और केवल चीन की सरकार को कमज़ोर करना चाहते थे। चीन की सरकार को कमज़ोर कर उस पर दबाव बनाकर अपने व्यापार के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं और रियायतें लेना चाहते थे, जो वे ले चुके थे। अब उन्हें इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उन्होंने इस आंदोलन को बढ़ावा देना बंद कर दिया और इसके प्रति उदासीन हो गए, जिसके कारण यह आंदोलन कमज़ोर पड़ गया। कहने को तो यह कहा जाए कि यह आंदोलन मात्र एक षड्यंत्र था, इसका क्रांति से कोई लेना देना था ही नहीं। अगर विदेशी इसका इतना ज़्यादा बढ़ावा प्रारंभ से नहीं देते तो यह आंदोलन जिसे हम कहते हैं ताइपिंग विद्रोह, यह इतना बड़ा और इतना विभत्सकारी बनता ही नहीं। चीन की केंद्रीय सरकार के एक अधिकारी त्सेंग कुओफांग ने एक अर्ध सैनिक संगठन मिलिशिया का निर्माण कर लिया, जो युद्ध में नियमित सेना से भी अधिक कुशल सिद्ध हुआ। यद्यपि त्सेंग कुओफांग को सरकार से पर्याप्त आर्थिक सहायता नहीं मिली, फिर भी वह ताइपिंग के सैनिक बलों के सामने डटा रहा। उसने धीरे धीरे विद्रोहियों को यांगत्से नदी के क्षेत्रों से खदेड़ दिया, उसकी राजधानी नानकिंग को घेर लिया और अंत में उसे हस्तगत कर लिया। विद्रोही समुद्र की ओर भागने के लिए विवश हो चुके थे। उधर शंघाई में फ्रेडरिक टी वार्ड नामक एक अमेरिकी ने चीनियों की नौकरी कर ली और वहां के व्यापारियों की आर्थिक सहायता से ताइपिंग विद्रोह से भिड़ने के लिए एक गिरोह संगठित कर लिया। शंघाई के ब्रिटिश अधिकारियों ने वार्ड का विरोध किया, किंतु उसके बावजूद वार्ड का गिरोह भी वास्तव में एक प्रकार से लुटेरों का गिरोह ही था। वार्ड ने अपने अंग्रेज अधिकारियों की बात नहीं मानी और वह चीनियों का साथ देता रहा। वह विद्रोहियों के चंगुल से मुक्त हुए कस्बों की लूटमार करके ही अपने जीवन निर्वाह करता था, लेकिन अब उसे एक बेहतर काम मिल चुका था, जिसके लिए वह पहले से ही विख्यात था। यद्यपि इस गिरोह में हथियारों की कमी थी और अच्छा सैनिक प्रशिक्षण भी नहीं मिला था, फिर भी उसने ताइपिंग सैनिक बलों को कई बार हराया और उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त की। 1862 ईस्वी में वार्ड की मृत्यु हो गई। उस समय तक गिरोह की उपयोगिता इतनी स्पष्ट हो चुकी थी कि चीनियों ने उसे नियमित रूप देने का निर्णय कर लिया था। उन्होंने शंघाई के ब्रिटिश अधिकारियों से वार्ड का उत्तराधिकारी नियुक्त करने को कहा। उस समय तक अंग्रेज चीनी सरकार से अधिक रियायतें प्राप्त कर चुके थे और विद्रोहियों से उन्हें कुछ अधिक मिलने वाला नहीं था। इसलिए उन्होंने चीनियों का उक्त प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कप्तान गॉर्डन नामक एक व्यक्ति को इस गिरोह का प्रमुख नियुक्त कर दिया। वार्ड की मृत्यु के कारण गिरोह का उत्साह भंग हो गया था। गॉर्डन ने उसे नए सिरे से संगठित और प्रशिक्षित किया और
ताइपिंग विद्रोहियों के खिलाफ सफलताएं प्राप्त की। उसकी सफलताओं से केंद्रीय सरकार का मनोबल बढ़ा और त्सेंग कुओफांग के सैनिक संगठन की भी अधिक उत्साह से काम करने में लग चुके थे। 1864 ईस्वी तक यह विद्रोह कुचल दिया गया। अब जानते हैं ताइपिंग विद्रोह के क्या परिणाम निकले। ताइपिंग विद्रोह से जनसंख्या की हानि की दृष्टि से ताइपिंग विद्रोह एक अत्यधिक विनाशकारी विद्रोह था। यह चीन के 18 प्रांतों में फैला। अनुमानतः 2 से 4 करोड़ लोग इस विद्रोह में मारे गए थे। यद्यपि विद्रोह के मूल में मंचू शासन के विरुद्ध आर्थिक और सामाजिक असंतोष भी था, किंतु वास्तव में विदेशी हस्तक्षेप ने चीन सरकार की प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया था, जिससे विद्रोही तत्वों को प्रोत्साहन मिला। विदेशियों ने विद्रोह जनित कठिनाइयों को भली प्रकार भुनाया और मंचू शासन की जड़ें खोखली कर दी। वर्षों तक उन प्रांतों में जो अधिकतम लगान देते थे, लगान या तो वसूल ही नहीं हुआ था, आंशिक रूप से ही वसूल हुआ, या फिर लोग लगान देने के लिए समर्थ थे ही नहीं। लाखों लोग निर्धन हो गए, लूट मार बढ़ गई और शासन की बुनियादी दुर्बलता अधिक स्पष्ट रूप से उजागर हो गई। सरकार की आय में यह कमी उस समय आई जब विदेशी क्षतिपूर्तियों ने उसकी वित्तीय स्थिति को डावाडोल कर दिया था। फिर उसे अपनी प्रतिरक्षा के लिए नए प्रकार के हथियारों पर भारी मात्रा में धन खर्च करना पड़ रहा था। जब कुछ वर्षों के लिए आय के परंपरागत स्रोत सूख गए तो सरकार को बेबस होकर नए साधनों की खोज करनी पड़ी। इससे उसके खिलाफ शिकायतें और असंतोष पैदा हुए। जहां तक 1840 तक इनका व्यापार बिल्कुल अनुकूल चल रहा था और ये एक समृद्ध राष्ट्र हुआ करते थे, आज चीन कंगाल हो चुका था। 1895 ईस्वी में जब साम्राज्यवादियों ने फिर चीन के विरुद्ध युद्ध आरंभ कर दिया तो असंतोष और अधिक बढ़ गया। जनता भी यह समझने लगी कि देश की बर्बादी का मुख्य कारण विदेशियों की लूटमार और गुंडागर्दी थी। अतः इन विदेशियों के खिलाफ विद्रोह होना स्वाभाविक। 1864 में इस विद्रोह को कुचल दिया गया। 1851 से 1864 तक चले इस विद्रोह ने चीन के इतिहास को बदलकर रख दिया। इस विद्रोह ने यह सिद्ध कर दिया कि हर कोई महात्मा बुद्ध नहीं बन सकता। सचुआन, जो अपने आप को एक धार्मिक गुरु कहता था, वास्तविक रूप में वह एक षड्यंत्रकारी था, जो कि विदेशियों या फिर अंग्रेजों के द्वारा मिलीभगत के रूप में जन्म जिसका हुआ था। उसके धर्म के जो उद्देश्य थे वे यूरोपीय ईसाई धर्म से प्रभावित थे और आगे चलकर इसीलिए विदेशियों ने उसका साथ दिया। लेकिन जब उनका उल्लू टेढ़ा हो गया तो उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया और फिर इन्हें 1854 में इन्हें मरना पड़ा। दोस्तों, इस प्रकार से हमने ताइपिंग विद्रोह को समझने का प्रयास किया। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, आज आप जो करेंगे वह अहम है, क्योंकि इससे आप अपने जीवन का एक दिन लगा रहे हैं। इसीलिए इस पल में जिए और इस पल के लिए मेहनत कीजिए। यहीं से आगे के रास्ते खुलते हैं। फिर मिलेंगे। जय हिंद।